Good afternoon to you. हाँ हाँ हाँ, अभी तो बताएंगे उसको। जो तो सारा अप्रत्यक्ष ही तो है। इवन भूकंप विज्ञान भी तो अप्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं है इसमें। तापमान के अनुसार वही हुआ, कुछ कुछ जानकारियां मिली हैं। तापमान के अनुसार मिला कि जो 100 से 200 किलोमीटर के बीच की का क्षेत्र है उसमें रेडियो सक्रिय तत्वों की ये ज़्यादा है, या पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है तरलीय अवस्था में है, या घनत्व से पता चला कि पृथ्वी के कोर में जो है निकेल और आयरन की बहुतायत है। यही सब है। कल तो बताए थे ना उस पे कि जैसे घनत्व, पृथ्वी के केंद्र का जो घनत्व है, बात कम बंद कर दो अब, एक्सक्यूज मी, बाद में कर लेना। पृथ्वी के केंद्र का जो घनत्व है वो अपेक्षा से बहुत अधिक है। अपेक्षा क्या है कि दाब से घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन दाब से घनत्व में वृद्धि की एक सीमा है और वो सीमा के पार है वो घनत्व। तो उससे फिर कोरिलेट करते हैं कि अर्थात इस यहाँ पर जो तत्व होंगे वो खुद ही भारी तत्व होंगे और वो भारी तत्व मिलकर के इसके घनत्व को बढ़ा देते हैं। निकेल एंड आयरन का जो था कोरिलेशन तो कल क्लियर बताए थे, क्लास में ही थे ना। हाँ, तो वही था वो पूरा कि जो एक सीमा होती है उससे बहुत ज़्यादा घनत्व देखा जाता है पृथ्वी के केंद्र में। तो उसकी व्याख्या करने के लिए जो वैज्ञानिक आए सामने, उसने कहा कि इसमें निकेल और आयरन जैसे अधिक घनत्व वाले तत्वों का की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी, वही इसको इतना घनत्व दे सकती है, ना कि केवल दाब के कारण। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स हो गया था ना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप विज्ञान के संदर्भ में। इसमें लिख लीजिए कुछ चीजें। जैसे अगर एक ग्राफ बनाएं कि किस प्रकार से भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में अपनी दिशा तथा इस अवस्थिति में परिवर्तन करती हैं, तो अगर हम अलग अलग लेते हैं 0 से 100 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर, फिर 2700 किलोमीटर, फिर 2900 किलोमीटर और फिर 5100 किलोमीटर। अब इसमें क्या है, गति में परिवर्तन के कारण इसमें क्या होता है, एस वेव जो है थोड़ा गति बढ़ती है, फिर धीमी हो जाती है, फिर निरंतर बढ़ती जाती है, फिर यहाँ तक जाके रुक जाती है। पी वेव की गति में भी उसी प्रकार से वृद्धि होती है, कमी के बाद इस प्रकार से इसकी गति होती है, एस और पी। यानी कि 0 से 100 किलोमीटर के बीच में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती है, 100 से 200 किलोमीटर में थोड़ी गिरावट आती है, फिर 200 से 2700 तक लगातार वृद्धि होती है, 2700 से 2900 में फिर कम होने लगता है और 2900 पे जाके उसके नीचे एस वेव नहीं जाता है। फिर 5100 पे आके पी वेव तो जाता है, लेकिन 5100 से नीचे आकर के 6400 किलोमीटर तक उसकी गति में वृद्धि होती है।
ये ऑब्जर्वेशंस है और इसी का परिणाम है कि किस प्रकार से रासायनिक संगठन की वहां पे संभावना है या भौतिक अवस्था कैसी है। धरातल से, हाँ, लिख लीजिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करते हुए पी और एस तरंगों में बदलाव के कारण उसकी भौतिक अवस्था तथा रासायनिक संगठन का मापन किया जाता है। रासायनिक संगठन का मापन किया जाता है। पहले 100 किलोमीटर में गति में वृद्धि होती है, अर्थात घनत्व बढ़ता है। इस क्षेत्र को स्थल मंडल कहते हैं। इस क्षेत्र को स्थल मंडल कहते हैं। ये क्षेत्र भंगुर चट्टानों से निर्मित है। ये क्षेत्र भंगुर चट्टानों से निर्मित है। परंतु इसकी विशेषता महासागरीय और महाद्वीपीय क्षेत्र में, महासागरीय तथा महाद्वीपीय क्षेत्र में अलग अलग होती है। महासागरीय क्षेत्र में अलग अलग होती है। महासागरीय क्षेत्र में तरंगों की गति, महासागरीय क्षेत्र में तरंगों की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। अपेक्षाकृत अधिक होती है, जो ये सिद्ध करता है कि महासागरीय भाग का घनत्व महाद्वीपीय क्षेत्र से अधिक होता है। पैराग्राफ चेंज। 100 से 200 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र को दुर्बल मंडल कहा जाता है। एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल कहा जाता है। इस क्षेत्र में तरंगों की गति में, इस क्षेत्र में तरंगों की गति में कमी आती है। इस क्षेत्र में तरंगों की गति में कमी आती है, परंतु दोनों तरंगें प्रवेश कर जाती हैं।
परंतु दोनों तरंगें प्रवेश कर जाती हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये क्षेत्र, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये क्षेत्र अर्धतरलीय अवस्था में है, अर्धतरलीय अवस्था में है। अर्थात इस क्षेत्र का तापमान अधिक होने के कारण पिघले हुए चट्टान की इस क्षेत्र का तापमान अधिक होने के कारण पिघले हुए चट्टान की उपस्थिति दर्ज की जाती है। अधिक तापमान का कारण रेडियो जनित तत्वों द्वारा ऊष्मा का निष्कासन है। तरंगों की गति में कमी के कारण इस क्षेत्र को धीमी गति का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को धीमी गति का क्षेत्र भी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। 200 से 2700 किलोमीटर के बीच में 200 से 2700 किलोमीटर के बीच में तरंगों की गति में निरंतर वृद्धि होती है। तरंगों की गति में निरंतर वृद्धि होती है। जो ये साबित करता है कि घनत्व में लगातार वृद्धि हो रही है। इस क्षेत्र को मध्यमंडल कहा जाता है। इस क्षेत्र को मध्यमंडल कहा जाता है। तरंगें अपनी अधिकतम गति इसी क्षेत्र के अंत में तरंगें अपनी अधिकतम गति इसी क्षेत्र के अंत में अर्थात 2700 किलोमीटर पर प्राप्त करती है। इसके बाद 2900 किलोमीटर तक तरंगों की गति में कमी आती है। और एस तरंगें नीचे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जबकि पी तरंगें प्रवेश करते हुए गति में कमी का सामना करती है।
प्रवेश करते हुए गति में कमी का सामना करती है। अर्थात ये क्षेत्र पूर्ण तरलीय अवस्था में है। अर्थात पूर्ण तरलीय अवस्था में है। सब खैरियत, भागना वगना तो नहीं है हम लोगों को। पूर्ण तरलीय अवस्था में है। पैराग्राफ चेंज। 2900 से 6400 किलोमीटर के क्षेत्र को बैरी मंडल 2900 से 6400 किलोमीटर के क्षेत्र को बैरी मंडल अथवा क्रोड़ कहा जाता है। क्रोड़, कोर को हिंदी में क्रोड़ बोलते हैं। लिखना पड़ेगा क्या? हिंदी में क्रोड़ बोलते हैं। क्रोड़, करोड़ वाला नहीं है, क्रोड़ कॉक पे वो वाला लाइन खींचा जाता है, क्रोड़ कहते हैं। पी की गति में कमी से यह स्पष्ट होता है कि ऊपरी भाग की अवस्था अलग है। ऊपरी भाग की भौतिक अवस्था अलग है, क्योंकि 5100 किलोमीटर के नीचे इसकी गति में, क्योंकि 5100 किलोमीटर के नीचे इसकी गति में वृद्धि होती है। अर्थात ये ठोस अवस्था में है। उनतीस सौ से 5100 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र को बाह्य क्रोड़ कहते हैं। आउटर कोर, बाह्य क्रोड़ कहते हैं। जिसमें निकेल एंड आयरन, निकेल और आयरन, जिसमें निकेल और लोहा तरलीय अवस्था में पाया जाता है। जिसे वैज्ञानिक तापमान की अधिकता से व्याख्या करते हैं। जबकि आंतरिक भाग में, जिसे हम आंतरिक क्रोड़ बोल कहते हैं, आंतरिक भाग में जिसे हम आंतरिक क्रोड़ कहते हैं, निकेल तथा लोहा दाब में अधिकता के कारण, निकेल तथा लोहा दाब में अधिकता के कारण ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये व्याख्या हो गई इस ग्राफ की। अब इसमें दो तीन बातें सिर्फ ऐड कर सकते हैं समझने के लिए कि पहले 100 किलोमीटर में गति में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और उस वृद्धि में क्या है? अंतर है। महाद्वीपीय क्षेत्र में
गति अपेक्षाकृत कम है, जबकि महासागरीय क्षेत्र में ज्यादा है। ज्यादा गति का मतलब हम लोग याद कीजिए कि गति जो है घनत्व के समानुपाती होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं 100 से 200 किलोमीटर के बीच में दोनों की गति में कमी आती है। अब अगर इसको बोले गति में कमी आती है, इसका मतलब है ये पूर्ण तरलीय अवस्था में होना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण तरलीय अवस्था में क्यों नहीं है? कैसे? एस वेव पास कर जाती है। अब मान लीजिए कि हम इस स्टेटमेंट को पलट दें कि दुर्बल मंडल पूर्ण तरलीय अवस्था में नहीं है। ये किस बात से सिद्ध होता है? नंबर 1, पी की गति में कमी आ जाती है। नंबर 2, एस की गति में कमी आती है लेकिन एस प्रवेश करता है। केवल 1, केवल 2, दोनों क्लियर है? क्योंकि हम जब अर्ध तरलीय अवस्था की बात करते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा, सिर्फ एस नहीं पास करता है, एस पास कर रहा है, इसका मतलब है कि ये तरलीय अवस्था में नहीं है। परंतु गति में कमी का आना भी ये दर्शाता है कि ये पूर्ण तरलीय अवस्था में नहीं है, राइट। तो अर्ध तरलीय अवस्था, चूंकि एस पास कर जाता है तो तरलीय नहीं होगा, लेकिन गति में कमी आता है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है, यानी कि घनत्व में कमी आई है। और इतनी गति में कमी का मतलब है कि ये ठोस अवस्था में नहीं है। तो न ठोस में है न तरल द्रव में है, तो ये अर्धद्रव्य अवस्था या अर्धतरलीय अवस्था या इसको अर्ध प्लास्टिक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसे कई बार मेंस में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूकंप विज्ञान के संदर्भ में भूकंपीय तरंगों की विशेषता को लेते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या कीजिए। तो कारण भी बताना पड़ेगा कि भाई हम कैसे जानते हैं कि ये अर्धतरलीय अवस्था में है, ये तरलीय अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है, राइट। तो 2900 किलोमीटर तक लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है घनत्व में वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। 2700 से 2900 से, हाँ 2700 तक वृद्धि हो रही है। 2700 से फिर क्या हो रहा है? घटने लग रहा है। तो 2700 से 2900 किलोमीटर को हम कह सकते हैं कि पूर्ण तरलीय अवस्था में है? नहीं कह सकते हैं। सेम कारण है कि एस वेव उसमें प्रवेश कर रहा है, गति में कमी आ रही है परंतु प्रवेश कर रहा है। और 2900 किलोमीटर से नीचे हम ये कंफर्म है कि पूर्ण तरलीय अवस्था में है। इसका मतलब क्या, कैसे पता चला? एस वेव पास नहीं हो रहा है और पी की गति में भी ड्रास्टिक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब फिर हम नीचे वाले में कैसे जानते हैं कि वो ठोस अवस्था में है? चूंकि फिर से पी की गति में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसको चाहे विशेषता पे बात करें, सपोज करिए कि भूकंपीय तरंगों की विशेषता की चर्चा करें और ये किस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी इसमें सहायता प्रदान करता है। लिख लीजिए इसको, मैं एक क्वेश्चन। भूकंपीय तरंगों की विशेषता की चर्चा करें। चर्चा करें तथा उन विशेषताओं के सहारे पृथ्वी के आंतरिक भाग का मूल्यांकन करें। अब आता है छाया क्षेत्र, तरंगों की छाया क्षेत्र, शैडो जोन। इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने खोज की थी जिसका नाम था ओल्डहम। तो इसीलिए इसको ओल्डहम क्षेत्र भी कहा जाता है। ओल्डहम क्षेत्र भी कहा जाता है। थोड़ा मार्कर चेंज कर देना, ब्लैक वाला।
छाया का निर्माण का आधार क्या है? नहीं पहुंच पाती है। तो छाया का प्रिंसिपल क्या है कि रास्ते में अगर रुकावट आ गई तो वो नहीं जाएगा, राइट? तो अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करें, सपोज कीजिए कि ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया, ये क्या है? तरलीय अवस्था में है। मान लीजिए कि ये भूकंप केंद्र है, तो एस वेव की यदि हम बात करें तो एस वेव हर दिशा में जाएगा, राइट? लेकिन यहां आकर क्या करेगा? रुक जाएगा, ये इस पर यहां रुक जाएगा, यहां भी रुक जाएगा, इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो इस प्रकार से एस की जो ये पूरा क्षेत्र होगा क्या होगा? एस का छाया क्षेत्र हो जाएगा, राइट? ये जो कोण बनाता है वो 105 डिग्री का होता है, राइट? यानी कि दोनों ओर 105 डिग्री का। ये कोण कहां से बन रहा है? फोकस से केंद्र, ये कोण बन रहा है, केंद्र पे ले लीजिए और केंद्र को आधार मान करके जो कोण बनाते हैं इसको हम, ये 105 डिग्री का होगा। इसीलिए बोलते हैं कि अभिकेंद्र से या अधिकेंद्र से कहीं से भी हम लेंगे तो 105 डिग्री का कोण दोनों ओर बनाते हुए एस वेव जो है पाई जाएगी और उसके बियॉन्ड 180 डिग्री तक नहीं पाया जाएगा। तो कितने डिग्री तक ये नहीं पाया जा रहा है? 150 डिग्री तक नहीं पाया जा रहा है। 75 इधर और 75 इधर, यानी कि पृथ्वी को अगर हम गोला माने तो ये पूरे क्षेत्र में ध्रुव को लेकर के एक क्षेत्र होगा जिसमें पूरे के पूरे क्षेत्र में ये नहीं पाया जाएगा। क्लियर है? पी वेव में भी बनेगा क्या शैडो? क्यों बनेगा? पी वेव में शैडो का कारण क्या है? ये तो प्रवेश कर ही रहा है, डिविएट कर जाए, रिफ्रैक्शन हो जाता है, अपवर्तन जिसको बोलते हैं, राइट? देखा होगा कभी फिजिक्स में बचपन में, अगर थोड़ी मोड़ी भी ध्यान दिया होगा, नहीं ध्यान दिया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कई बार कम पढ़ाई ज़्यादा दिमाग बचा देती है, तो उसका पूर्ण रूप से यूपीएससी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन अक्सर देखा होगा कि लकड़ी के डंडे जब पानी में डाले जाते हैं तो तिरछा क्यों दिखाई देता है? वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। चूंकि प्रकाश की तरंगें चूंकि विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही हैं, तो उसकी दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उसको हम अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे भी वही चीज होती है कि यदि हम इसको भूकंप केंद्र मान लें तो जिस तरह से एस वेव सब जगह गया है ये तो जाएगा ही, राइट? लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा, चूंकि घनता होगी, ये इस तरह से कंसेंट्रेट हो जाएगा, ये इस तरह से, और ये यहाँ पे कंसेंट्रेट होने के बाद फिर इधर से इधर फैलेगा। तो इस तरह से करके ये इस पूरे क्षेत्र में पाया जाएगा और ये दो क्षेत्र में ये क्या हो जाएगा? खाली रहेगा। क्लियर है? और ये जो क्षेत्र बनता है रफली अराउंड 105 डिग्री से लेकर के 140 डिग्री तक बनता है। 105 से 140 या 143, 141 ऐसी कई जगह दिया रहता है। तो 105 तो कुल छाया क्षेत्र कितने डिग्री का बना? 70 डिग्री का बना। 35 इधर 35 उधर, दोनों का अगर मूल्यांकन करें एस के छाया क्षेत्र का और पी के छाया क्षेत्र का, तो एस का छाया क्षेत्र जो बनता है वो बड़े क्षेत्र में बनता है और निरंतर होता है, राइट? जबकि पी का छाया क्षेत्र अपेक्षाकृत ऑलमोस्ट आधा होता है एस का, 70 और 150, तो ऑलमोस्ट आधा हो गया, लेकिन और निरंतर भी नहीं होता है, वो दो छाया क्षेत्र बनाता है। दो छाया क्षेत्र बनाता है, जबकि पी एक छाया क्षेत्र बनाता है। एस छाया क्षेत्र क्यों बनाता है? क्योंकि वो तरलीय अवस्था से पार नहीं कर पाता है और कोर का ऊपरी भाग या बाह्य करोड़ जो है वो तरलीय अवस्था में है।
पी क्यों बनाता है? चूंकि पी की दिशा में परिवर्तन होता है, माध्यम में परिवर्तन की अवस्था में परिवर्तन के कारण। पहले ठोस से फिर तरल में जाता है, फिर तरल से फिर ठोस में जाता है। तो इस माध्यम की अवस्था की परिवर्तन के कारण उसकी गति में ही नहीं बल्कि दिशा में भी परिवर्तन होता है, और अपवर्तन कारण है पी के छाया क्षेत्र का। क्लियर है हम लोग? अब आते हैं ज्वालामुखीयता। वल्केनिज्म। ज्वालामुखीयता डेफिनेशन अगर देखेंगे तो मैग्मा के निर्माण से लेकर इसके उद्गार तथा ठंडा होकर चट्टानों के निर्माण के सामूहिक प्रक्रम को ज्वालामुखीयता कहते हैं। तो इसमें 3-4 कंपोनेंट है। एक है मैग्मा, दूसरा है उद्गार, और तीसरा होता है चट्टान। मैग्मा क्या होता है? पिघले हुए चट्टान को हम मैग्मा कहते हैं। चट्टान क्या होता है? खनिजों का समूह। खनिज क्या होता है? तत्वों का मिश्रण। जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना हो उसको हम खनिज कहते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। यदि हम खनिजों की बात करें तो कितने लगभग ढूंढे जा चुके हैं अब तक? 100 के आसपास। इनको कई सारे ग्रुप में बांटा जाता है। सिलिकेट ग्रुप, कार्बोनेट ग्रुप, ये सब ग्रुप होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज होता है वो सिलिकेट ग्रुप होता है। जितने भी आप याद करेंगे ज्यादातर खनिज जो है, जैसे आयरन हुआ, सिलिका हुआ, एल्युमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सारा का सारा क्या है? सिलिकेट ग्रुप है। राइट। ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होगा कि जितने भी चट्टान की हम विशेषता की बात करेंगे वो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट, एक लाइन के कॉन्सेप्ट पे सारी विशेषता समझ में आ जाएगी। इसलिए थोड़ा हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं इसका। अब अगर पिघले हुए चट्टान है मैग्मा, तो इनका स्रोत क्या है? सोर्सेस क्या क्या है? सोर्स पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहां पे मैग्मा का निर्माण हो रहा होगा? 100 से दुर्बल मंडल में। और भी कहीं होता है क्या? सत्ताईस से 2900 किलोमीटर के। और नहीं होगा कहीं? आउटर कोर जो है, बाह्य करोड़ जो है चट्टान, ये मैग्मा क्या है?
पिघले हुआ चट्टान। तो जहां जहां पिघला हुआ चट्टान पाया जाएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में, वहां पे मैग्मा की उपस्थिति होगी। कारण अलग अलग हो सकते हैं, राइट। जहां पे भी पिघला चट्टान होगा हम बोल देंगे हाँ मैग्मा है। तो इसके मुख्य दो स्रोत हैं, एक है 100 से 200 किलोमीटर जिसको हम दुर्बल मंडल कहते हैं, और एक है 2700 से 5100 किलोमीटर। 2700 से 29 थोड़ा धीरे धीरे होगा, और 2700 से यानी कि 100 से 200 किलोमीटर के बीच एक क्षेत्र है, एक स्रोत है, और दूसरा है 2700 से लेकर के 5100 किलोमीटर तक। ये दो स्रोत हो गए, राइट। लेकिन अब इसमें तुलनात्मक अगर करें तो धरातल के लिए अधिक महत्वपूर्ण कौन स्रोत और क्यों होगा? 100 से 200 किलोमीटर क्यों के नजदीक है, तो मैग्मा को धरातल तक पहुंचना अपेक्षाकृत क्या है, आसान है। जबकि बाह्य कोर और आउटर कोर में जो मैग्मा है उसको इतना लंबा, मतलब लगभग 3000 किलोमीटर तय करके धरातल तक आना संभव, मतलब कम संभावना है। संभव तो है ही, लेकिन कम संभावना है। हाँ, दिक्कत होती है, क्योंकि स्पेशली 200 से 2700 किलोमीटर का पूर्ण ठोस पदार्थ एरिया है, तो उसमें से रास्ता बना करके निकल के पहुंचना। लेकिन आयतन के संदर्भ में अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है, नीचे वाला, क्योंकि लगभग 3000 किलोमीटर में वो है, 2000 किलोमीटर 2200 किलोमीटर में वो स्प्रेड है, ये सिर्फ 100 किलोमीटर में है। वो पूर्ण तरलीय अवस्था में है, ये अर्ध तरलीय अवस्था में है। यानी कि यहाँ पे चट्टानों को पसीने आ रहे हैं, वहां पूरा चट्टान तरल बन चुका है, राइट। अब एक चीज यहां पे क्लियर करना चाहते हैं कि जब हम तरल शब्द का इस्तेमाल करते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो छाप बनती है, जो पिक्चर बनता है, वो किसका बनता है, पानी का बनता है। लेकिन मैग्मा और पानी में आसमान जमीन का फर्क होता है। हाँ, जैसे शहद की अगर हम बात करें, शहद से भी ज्यादा गाढ़ा और भारी होगा ये प्रति इकाई, उससे भी कई गुना ज्यादा घनत्व होगा मैग्मा का। तो इसलिए उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि जब तरल की भी बात करते हैं तो ये चट्टानों का पिघला हुआ भाग है और ये बहुत भारी हो सकता है। चूंकि कई बार पानी को इमेजिन करके बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम मानते हैं कि वो पूर्ण तरलीय अवस्था में है, ये अर्ध तरलीय अवस्था में, यदि किसी प्रकार से आंतरिक भाग का मैग्मा, आउटर कोर का मैग्मा रास्ता धीरे धीरे लेकर के धरातल पे पहुंच जाता है, और एक है कि मैग्मा दुर्बल मंडल से धरातल पे पहुंचता है, दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट अंतर क्या होगा? एक हम इसकी बात कर रहे हैं और एक हम इसकी बात कर रहे हैं। पूर्ण रूप से पिघला, उसमें सॉलिड का पार्ट बहुत कम। तो अच्छा बोल दिए, डिप्लोमेटिकली बोलने सीख गए, गुड। कौन सा ज्यादा सक्रिय होगा? नीचे वाला होगा। उसमें संभावना कम होगी, फिर पिघला हुआ पानी सोच रहे होगे, इसलिए ये बात सोच रहे, मधु सोच रहे हो तुम, ओके। सबसे पहला अंतर तो ये होगा कि दोनों के घनत्व में अंतर आएगा। तो वही उसी पर घनत्व को ही देख करके वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि ये आंतरिक भाग का है या दुर्बल मंडल का है। दूसरा अंतर जो उतना ही बड़ा होगा कि आउटर सोर्स से जो मैग्मा आएगा, जो आउटर कोर से जो मैग्मा आएगा, और वो अगर धरातल तक पहुंच गया तो उसमें सप्लाई की कभी कमी नहीं होगी, वो निरंतर ज्वलनशील रहेगा, जलता रहेगा। जबकि दुर्बल मंडल से जो आएगा
उसमें संभावना है कि आने के बाद फिर बंद हो जाए, फिर आए फिर बंद हो जाए। यानी कि वो गैस के फ्लेम की तरह है कि जब तक सिलेंडर में गैस है फ्लेम चलता रहेगा, गैस खत्म हो गया फ्लेम बंद। इसमें गैस का एग्जाम्पल किससे हम ले रहे हैं? दुर्बल मंडल में क्या है गैस? रेडियो एक्टिव मिनरल्स। तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स विघटन करते हुए ऐसा हो सकता है कि समाप्त हो जाए। तो समाप्त हो जाएगा तो ज्वालामुखी असक्रिय हो जाएगा। जब तक चल रहा है तो सक्रिय है। तो जो सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट है वो दुर्बल मंडल से है, वो बाह्य करोड़ से नहीं है। क्लियर है? यानी कि बाह्य करोड़ एक बार रास्ता बना करके धरातल तक पहुंच गया तो उसमें निरंतर मिलियन ऑफ ईयर्स जो है लगातार उसमें हमेशा सक्रिय रहेगा। राइट? जैसे मान ले आपके पॉकेट का एक्सपेंडिचर अंबानी के अकाउंट से किसी गलती से जुड़ गया, तो उस महीने में तुमको लगता है 8-10 रिबॉक आएगा, 10-15 जीन्स आएगी, 25-30 शर्ट आएगा, फिर भी उसमें छटाक भर फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक ही ले आओगे। तो करोगे क्या तुम उसका? अच्छा, दोस्त को भी बांट दोगे। चलो, एक ये तो है कि दोस्त को भी बांट दोगे, सोच अच्छी है। जो धरातल पे मैग्मा निकलता है और उसका स्रोत आउटर कोर्स है, उसको हम ज्वालामुखी हॉटस्पॉट बोलते हैं, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट बोलते हैं। बायोडायवर्सिटी और हॉटस्पॉट भी सुना होगा। हॉटस्पॉट की हिंदी क्या होती है? गर्म क्षेत्र या कुछ और? कप्त स्थल, तप्त स्थल। जबरदस्त। तो ठीक है, तो ज्वालामुखी तप्त स्थल कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में हमें हमेशा इस वर्ड को इंग्लिश में ही यूज करेगा। अगर एग्जामिनेशन में पूछा है हॉटस्पॉट ही यूज करेगा। तो इसको ज्वालामुखी हॉटस्पॉट कहते हैं। अब तक जो पहचाना जा चुका है वो लगभग 50 के आसपास हॉटस्पॉट जाना जा चुका है, जिसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे कंटेक्स्ट में है रीयूनियन। रीयूनियन एक द्वीप है मेडागास्कर के पास, अफ्रीका के पास, हाँ, मॉरिशस के नीचे। तो रीयूनियन द्वीप इसलिए प्रसिद्ध है कि जब भारतीय प्लेट रीयूनियन के ऊपर से गुजर रहा था तो उससे निकले हुआ लावा जो है दक्कन का पठार का निर्माण किया था, और ये एक हॉटस्पॉट है। क्लियर है? दूसरा है आइसलैंड, और तीसरा है हवाईयन आइलैंड, जो फेमस वर्ल्ड में है। इनमें से ये 3 बहुत फेमस है। अब तक 50 से ज्यादा आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। वो दूसरी चीज है, ये हॉटस्पॉट दूसरी चीज है। मेंटल प्लूम्स बड़ा सा एरिया। जैसे मान लो कि इसमें क्या होगा कि यहां से मैग्मा निकल करके अगर इस तरह से बनाया यार, ये कौशिका बना दिया, यहाँ पे इस तरह से घूम करके कौशिका बनाया, इसको हम मेंटल प्लूम बोलते हैं। अभी आएंगे ना उसमें, थोड़ा बर्दाश्त करते हैं। अभी हमने ज्वालामुखी शुरू किया है और खत्म करेंगे जब प्लेट विवर्तनिक खत्म होता है तब। क्योंकि प्लेट विवर्तनिक के बाद बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, वो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, इसको ज्वालामुखी हॉटस्पॉट कहते हैं। अब आता है मैग्मा का संगठन, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो मैग्मा में पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठोस की प्रतिशत मात्रा कई स्थितियों में बदलती रहती है, जो 2 से 5% तक बदलती है टोटल मैग्मा का। और इसमें जो द्रव है, तरल पदार्थ है, वो लगभग 95% द्रव पदार्थ होता है, और 1 से 2% कुल आयतन का गैस होती है। टेक्निकली यदि हम देखें तो इसी को हम लावा बोलते हैं। कई बार किताबों में पढ़ लेते हैं हम कि पृथ्वी के धरातल से नीचे मैग्मा ऊपर आ गया तो लावा। टेक्निकली ये डेफिनेशन ही गलत है। मैग्मा इस सामूहिक मिश्रण को कहते हैं। जैसे पिघलेगा
तो सारा का सारा चट्टान पिघल नहीं जाएगा, तो उसमें कुछ छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़े हो सकते हैं ठोस के, कुछ गैस भी हो सकती है। तो इन सारे को सामूहिक मिश्रण को हम मैग्मा बोलते हैं, जबकि उसके लिक्विड पार्ट को हम लावा बोलते हैं। क्लियर है? नहीं क्लियर है? कुछ भी बड़ी बात तो थी नहीं। सबसे अधिकतम वॉल्यूम वाइज कौन सी गैस होगी आयतन के आसपास? हाँ, जलवाष्प। सबसे अधिकतम जो होती है प्रतिशत मात्रा में, वो इसमें जलवाष्प होती है, स्टीम होता है। लगभग 60 से 75% टोटल गैस में से जलवाष्प ही होती है। सेकेंड हाईएस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो लगभग 15% होती है, और उसके थर्ड हाईएस्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, जो लगभग 5 से 6% होती है। और बाकी गैसेस जो होती है वो बहुत माइनर परसेंटेज में होती है। 3 डोमिनेंट गैसेस इसमें पाई जाती है। अब इसमें लावा को यदि हम देखें, जो इसका एक्चुअल में द्रव पदार्थ है, तरलीय है, जो मेन कंपोनेंट है इसका विभाजन आपने देखा होगा कई बार कि इसको देते हैं फेल्सिक, मैफिक और अल्ट्रा मैफिक। ये हिंदी में भी यही होगा, चूंकि ये खनिज का टर्म्स का आधा आधा लिया हुआ है। फेल्सिक जो है शब्द, फेल और सी, 2 खनिज को दिखाता है। एक है फेल्ड्स्पार और दूसरा है सिलिका। मैफिक का मतलब है मैग्नीशियम और आयरन, Mg+Fe। और अल्ट्रा मैफिक का मतलब है इसकी प्रतिशत मात्रा और बढ़ गई, प्लस अदर जो दूसरे सघन खनिज हैं उसकी मात्रा बढ़ गई, जैसे ओलिवाइन, पायरोक्सिन। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस नाम सुन लीजिए, खुशी होगी बस। फेल्ड्स्पार, सिलिका। और अब जब हम किसी भी चट्टान की बात करते हैं तो हमने पहले भी कहा था कि हर एक चट्टान में कई प्रकार के खनिज पाए जाएंगे। तो जो ये क्लासिफिकेशन है वो किसी 2 और 3 चट्टानों के डोमिनेंस के कारण है, लेकिन इसका प्रमुख आधार जो है इस विभाजन का, इस क्लासिफिकेशन का जो मेन रीजन है वो है सिलिका की प्रतिशत मात्रा। मतलब मैग्नीशियम और आयरन तो होगा ही होगा, उसके अतिरिक्त कई और दूसरे सघन खनिज पाए जाते हैं, डेंसर मिनरल्स पाए जाते हैं। मार्कर नहीं मिला क्या? दिए? अच्छा, ओके, थैंक यू। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो सिलिका की प्रतिशत मात्रा पर है। यहां से हम नीचे जाते जाते हैं तो सिलिका की प्रतिशत मात्रा बढ़ती है, कम होती जाती है। अब ये एक लाइन याद रखना है और इसके साथ एक लाइन और जोड़ देना है। इसकी लगभग सारी विशेषता जो है हम उसको रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा लाइन ये है कि मेजर मिनरल्स में से, महत्वपूर्ण खनिजों में से सिलिका सबसे कम सघनता वाला है, सबसे हल्का है। इस चीज को समझ रहे हैं हम? सिर्फ ये याद रखना है कि विभाजन सिलिका प्रतिशत पे है और सिलिका जो है सबसे कम सघनता वाला है, सबसे हल्का है, लाइटेस्ट है। ये मेजर मिनरल्स है, सबसे लाइटेस्ट की हम बात नहीं करते, लेकिन जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं, जो चट्टानों के निर्माण में जिन महत्वपूर्ण खनिजों की हम बात करते हैं, उनमें से सिलिका
सबसे हल्का है। समझ रहे हैं इसको? अब अगर हल्के पदार्थ की प्रतिशत मात्रा ज्यादा हुई तो चट्टानों की सघनता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लिख लीजिए दूसरी विशेषता, वहां ऊपर में डेंसिटी, सघनता क्या हो जाएगी? यहां पे डेंसिटी इधर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, यानी कि सिलिका की प्रतिशत मात्रा सघनता के व्युत्क्रमानुपाती होगी। राइट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सघनता का कलर से कोई संबंध है? जैसे कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन ग्रेनाइट से के लिए सत्य हैं। दुनिया का जितना कथन पूछेगा इसी दोनों लाइन पे हम समझ जाएंगे। बस ये याद रखना है, सिलिका की प्रतिशत मात्रा और सिलिका सबसे हल्का होता है। राइट? अब इसको हमने कोरिलेट कर दिया डेंसिटी से, आराम से समझ सकते हैं। डेंसिटी का संबंध कलर से है, रंग से है। तो रंग क्या होगा? हल्का से गहरा होगा या गहरा से हल्का होगा? हल्का से गहरा होगा। समझ भी रहे हैं हम लोग होपफुली? यानी कि जब सघनता बढ़ती जाएगी तो रंग गहरा होता जाएगा। यानी कि अगर इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, फेल्सिक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट, और इसका एग्जाम्पल है पेरिडोटाइट। तीनों चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। सघनता का ही सीधा संबंध गहराई से होगा। तो तीसरी विशेषता लिख लीजिए, चौथी विशेषता बेसिकली गहराई। गहराई जब हम फेल्सिक से अल्ट्रामैफिक की तरफ जाएंगे तो धरातल से गहराई बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? वहां से ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो गहराई बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ होंगे, आ रहे हैं, जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ होंगे वो अधिक गहराई में पाए जाएंगे, जो सबसे कम होंगे धरातल के पास पाए जाए। हाँ, कौन? फेल्सिक, ग्रेनाइट, बसाल्ट और पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट नाम है, इसमें कोई हिंदी रूपांतरण नहीं होगा। ठीक है, तो गहराई के क्या हो जाएगी? यहां पे बढ़ती जाएगी। अब सिर्फ एक चीज और याद कर लीजिए आप कि सिलिका की प्रतिशत मात्रा अधिक होने से अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता बढ़ जाती है, यानी कि यहां से ये हो जाएगा अम्लीय और ये हो जाएगा क्षारीय और ये हो जाएगा अति क्षारीय। इसका भी कॉन्सेप्ट है। कारण क्या है? क्षार किसको बोलते हैं? पढ़ा होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। OH जिसमें कार्बोनेट रॉक्स को, जहां पे कार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब अगर ज्यादा होगा तो उसमें उसकी में क्षारीयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वो कार्बोनेट ग्रुप्स का ही रॉक है, वो चट्टान कार्बोनेट ग्रुप का है। तो यदि सिलिका की प्रतिशत मात्रा बहुत हुई तो कार्बोनेट ग्रुप, दूसरे ग्रुप की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो अम्लीयता बढ़ गई। सिलिका की प्रतिशत मात्रा बहुत कम हुई तो जो क्षारीय तत्व है वो अपेक्षाकृत प्रतिशत मात्रा में बढ़ जाएंगे। तो यहां से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि अम्लीयता क्षारीयता में इस तरह से वृद्धि होती है। यानी कि अगर ऊपर से नीचे जाएंगे हम तो क्षारीयता में वृद्धि होगी, वो अम्लीय होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होगा, बहुत कम होगा। सिलिका की प्रतिशत मात्रा जितनी ज्यादा होगी या सिलिकेट ग्रुप की जितनी ज्यादा होगी, कार्बोनेट ग्रुप की उतनी
कम होंगे। सिलिका ज्यादा होगा तो एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सिलिका थोड़ा कम हुआ तो बेसिक हुआ, बहुत कम हो गया तो अल्ट्रा बेसिक हो गया। जैसे वो है ना फेल्सिक, फेल्सिक को हम एसिडिक बोलते हैं, मैफिक को बेसिक बोलते हैं, और अल्ट्रा मैफिक को अल्ट्रा बेसिक बोलते हैं। अति क्षारीय या वहां पे भी जो है अति मैफिक कह सकते हैं या मैफिक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 हो गए। एक आता है श्यानता, विस्कोसिटी। बहुत देर से बोल रहे थे तुम, व्याख्या करो श्यानता क्या होती है। फीता, ओके, वो तो कौशिका क्रिया हो गई। विस्कोसिटी, अब सरफेस टेंशन को विस्कोसिटी में तो पृष्ठ तनाव है, वो बहने की क्षमता का प्रतिरोध को हम श्यानता बोलते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ के आंतरिक भाग में जो बहने की क्षमता है उसमें जो प्रतिरोध होता है उसे हम श्यानता कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल शहद है। शहद विस्कस मटेरियल है, पानी क्या है, तरल है, और जो हम बात कर रहे हैं चट्टान क्या है, ठोस है, राइट। तो श्यानता में घनत्व के साथ वृद्धि होती है या कमी आती है? घनत्व के साथ। भाई ये कॉफी पिला दे यार, जमाई आ रही। श्यानता में घनत्व के साथ बढ़ेगा। कितने लोग तुम लोग इंजीनियर थे हाथ जो उठाए थे? अब तो कोई नहीं उठाएगा, उठा दो, कोई बात नहीं, वैसे ही हमारे यहाँ पढ़ाई ऐसी ही होती है। कमी आएगी। श्यानता लिक्विड की प्रॉपर्टी है या सॉलिड की? लिक्विड की प्रॉपर्टी। तो पानी ज्यादा सघन है या शहद ज्यादा सघन है? शहद ज्यादा सघन होगा, उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो सामान्य रूप से जब हम पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि घनत्व में वृद्धि के साथ श्यानता में वृद्धि होती है। लेकिन यहां पे उल्टा है, यहां पे घनत्व में वृद्धि के साथ श्यानता में कमी आएगी। नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, वो अलग सी चीज है, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। ये हम सब स्थल मंडल की बात कर रहे हैं, स्थल मंडल में जो चट्टान पाए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वो लिख लीजिए, श्यानता क्या होगा, सिलिका प्रतिशत की मात्रा के समानुपाती होगा। श्यानता जो इसकी रॉक की प्रॉपर्टीज है वो ऊपर से नीचे आएंगे तो श्यानता में कमी आएगी। यानी कि घनत्व के साथ। अब ये क्या होगा, कई बार अगर तुम बाहर डिस्कस करोगे और शायद बच्चे अगर उसको उस तरह से नहीं देखे होंगे तो वो उल्टा मानेंगे। क्योंकि अब तक जो आप पढ़ते आए हैं वो श्यानता का पढ़ा है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और लिक्विड में घनत्व बढ़ने से श्यानता बढ़ती है। अब फिजिक्स में ना जाकर के जस्ट एज ए लेमैन अगर हम सोचें तो शहद को रखते हैं, पानी को रखते हैं और रॉक चट्टान को रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि शहद या जो विस्कस मैटर होता है वो लिक्विड और सॉलिड के बीच की अवस्था है। यदि हम, हालांकि पदार्थ की 3 ही अवस्था होती है, चौथी प्लाज्मा है, लेकिन अगर उसको अवस्था के संदर्भ में देखें तो हम कह सकते हैं कि जो विस्कस मैटर होता है वो लिक्विड और सॉलिड के बीच में होता है। यानी कि लिक्विड में जब डेंसिटी बढ़ाएंगे तो श्यानता क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन सॉलिड में जब डेंसिटी घटाएंगे तो श्यानता की तरफ आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे वही केस होता है, चूंकि सॉलिड है और इसकी श्यानता की हम बात कर रहे हैं, चूंकि लिक्विड होने जा रहा है, तो यदि लिक्विड जो मैग्मा बनेगा उसका घनत्व बहुत ज्यादा हो तो वो कम श्यानता होगा। यानी कि घनत्व और श्यानता यहाँ पे
व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात सिलिका की प्रतिशत मात्रा और श्यानता जो है वो समानुपाती होगा। क्लियर है हम लोग? ज्वालामुखी उद्गार, रिमेंबर के केवल एक चीज है कि सिलिका की प्रतिशत मात्रा, और वही सारे विशेषताओं को प्रभावित कर रही है। सिलिका की प्रतिशत मात्रा के कारण घनत्व पर अंतर पड़ता है, और घनत्व में अंतर के कारण कुछ विशेषताएं बदलती हैं, और बाकी सिलिका की प्रतिशत मात्रा के कारण भी कुछ विशेषताएं बदलती हैं। अब आता है उद्गार। मतलब ऊपर उठने को, मैग्मा के ऊपर उठने को हम उद्गार कहते हैं। ऊपर क्यों उठेगा मैग्मा? जहां पे भी उसका निर्माण हो रहा है वहां से ऊपर क्यों उठेगा? सबसे पहला कारण क्या होगा? हल्का होगा, डेंसिटी डिफरेंशिएशन। घनत्व में अंतर के कारण उत्प्लावन बल उत्पन्न होता है, बॉयंसी जनरेट होती है। उस बॉयंसी की वजह से वो ऊपर उठना आरंभ होगा, और इसी में दूसरा सबसे बड़ा कारण जुड़ जाएगा, गैसों की उपस्थिति। तो मैग्मा चैम्बर से ऊपर उठने के दो कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है घनत्व में अंतर। क्योंकि जब मैग्मा का निर्माण हो जाता है तो अपने सराउंडिंग क्षेत्र से, अन्य पदार्थ से उसके घनत्व में कमी आ जाती है। तो कमी आएगी तो उसको पुश कर दिया जाएगा, ऊपर भेज दिया जाएगा। जैसे पानी में किसी प्लास्टिक के डब्बे को आप डालना चाहो तो दबाना पड़ेगा, बहुत दबाव डालना पड़ेगा। जैसे ही दबाव हटाओ वो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो सेम चीज है, चूंकि उसका घनत्व अपने सराउंडिंग के घनत्व से कम है तो वो ऊपर उठेगा। इसको हम डेंसिटी डिफरेंशिएशन या घनत्व अंतराल कहते हैं। और दूसरा जो गैस ट्रैप्ड होती है, जो गैस का निर्माण होता है वो फंसा रहता है। तो गैस चूंकि बहुत हल्का है तो बहुत तेजी से निकलना चाहेगा, तो वो अपने ऊपर के जैसे क्या करता है, उसको पुश करता रहता है। और सबसे ज्यादा गैस की मात्रा किसकी है? स्टीम की है। और कभी देखो हल्का सा स्टीम बनता है तो बर्तन के पूरे ऊपर वाले भाग को फेंक सकता है वो। अगर दबा के रखो तो उसको फेंक देगा वो, इतना पावर हो जाता है उतने छोटे से बर्तन में जो स्टीम बना। अब सोचो वहां पे 60 से 75% जो है स्टीम ही है। तो दो कारण से मैग्मा ऊपर उठता है, और जब धरातल पे आता है तो उसको हम उद्गार बोलते हैं। दो प्रकार के उद्गार होते हैं, कौन कौन? केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। गुड। केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। केंद्रीय उद्गार का मतलब है कि मैग्मा चैम्बर से धरातल जो है एक संकरे पाइप से जुड़ा हुआ है। इसको हम केंद्रीय उद्गार बोलते हैं। यानी कि मैग्मा चैम्बर हुआ और इसमें मैग्मा निकल रहा है ऐसे करके, एक नैरो पाइप के थ्रू मैग्मा का निष्कासन हो रहा है, उद्गार हो रहा है। इसी को हम वोल्केनो या ज्वालामुख बोलते हैं। इसको हम ज्वालामुखी पाइप कहते हैं। ये मैग्मा चैम्बर हो गया। दरारी उद्गार क्या है कि मैग्मा चैम्बर से लेकिन बहुत बड़े दूरी से दरार बना करके धरातल पे इस तरह से ये निकल रहा है। यानी कि मैग्मा पाइप जो कह सकते हैं वो पाइप ना होकर के पूरे क्षेत्र में दरार का निर्माण होता है। ये दरार हो गया, धरातल के ऊपर ये दरार का निर्माण हो गया, इसीलिए इसको हम दरारी उद्गार कहते हैं। थैंक यू। जैसे इस क्लास को हम इमेजिन करते हैं,
इसी क्लास के नीचे इतना ही बड़ा मैग्मा चैम्बर बना हुआ है, एकदम एग्जैक्टली इतना, लेट से कि 200 किलोमीटर की गहराई पे बना हुआ मैग्मा चैम्बर, मैग्मा का निर्माण हो रहा है। तो मैग्मा का निर्माण हो रहा है तो वो बिल्कुल लीनियर वे में तो आकर के अपना रास्ता नहीं बना सकता है, क्योंकि इतना सा मैग्मा की शक्ति नहीं होगी कि वो काट करके खुद का रास्ता बना दे। तो मैग्मा को ज्वाइन करना पड़ेगा। शायद कल हमने बात करी होगी कि टेबल पे पानी रख दो और उसको उंगली से एक दिशा दे दो तो सारा का सारा जो है उधर से ही चलना शुरू होगा। सेम है, सपोज कीजिए कि ये स्थल मंडल है और ये पूरा का पूरा दुर्बल मंडल है। अब यहाँ पे मैग्मा अलग अलग थोड़े दूर पे निर्माण हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे निर्माण हुआ तो ये सीधे सीधे नहीं आ पाएगा। ये क्या करेगा, मान लो कि यहाँ पे आया धीरे धीरे तो अपना एक रास्ता बनाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे थोड़ा किसी वजह से ज्यादा गहरा है तो मैग्मा यहाँ घुस गया तो सारा का सारा क्या करेगा, इसको इसी को पूरा आकर के यहाँ पे इसको अटैक करना शुरू करेगा और वो बाहर निकलेगा। तो अब सपोज कीजिए क्लास में दो स्थिति हो सकती है, दो संभावनाएं हैं उसके निकलने की। धरातल पे जो हम देखेंगे, अब नीचे हमने बता दिया कि इतनी चौड़ाई है मैग्मा के निर्माण की चैम्बर की। धरातल पे हो सकता है कि बीच में क्लास के या कहीं पे भी यहाँ पे 1 मीटर की गोलाई लेकर के एक चिमनी बनता है और उस 1 मीटर के गोल मुंह से जो है मैग्मा आ रहा है। इसका मतलब है कि वो पाइप्स के थ्रू आ रहा है, राइट। उसको हम केंद्रीय उद्गार बोलेंगे। और हो सकता है कि दूसरी स्थिति क्या है कि उस दीवार से लेकर के इस दीवार तक दरार बन गया है। वो हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन हो या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, वो एक अलग सी बात, लेकिन उस यहां से दीवार बन गई है, ऐसे दरार बन गई, फट गई है। ये दीवार है, ये दीवार है और बीच में खाली जगह है। तो मैग्मा यहां से लेकर के वहां तक निकल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, द्रारी उद्गार बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? अब मजे लेते हैं सवाल के कंटेक्स्ट में, ठीक है। पहला मजा यह है कि इन दोनों में विस्फोटक अधिक कौन होगा? केंद्रीय उद्गार। और क्यों होगा? दाब, उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत। समझ रहे हैं हम लोग सब चीज यहां तक? ओके। अगर हो बेहतर होकर लिखते भी जाइए थोड़ा थोड़ा, दोनों का तुलनात्मक। उसके नीचे दरारी उद्गार के नीचे और केंद्रीय उद्गार के नीचे, तो केंद्रीय उद्गार के नीचे लिख दीजिए अधिक विस्फोटक। हम आप ही से पूछते जाएंगे, आप ही जवाब देते जाइए और जो जवाब में सही आए उसको लिखते जाइए। अब एक अधिक विस्फोटक है और दूसरा कम विस्फोटक है, तो जो अधिक विस्फोटक होगा और जो कम विस्फोटक होगा, इन दोनों में लावा की सघनता में कोई अंतर होगा? होगा। दरारी उद्गार में ज्यादा सघन होगा लावा या केंद्रीय उद्गार में ज्यादा? सॉरी, दरारी में। समझ रहे हैं? कारण बताइए। तुम भी इंजीनियर थे ना, चलो माफ कर दिए तुमको। तो दाब बढ़ने से मेल्ट कैसे हो जाएगा? दाब बढ़ने से गलनांक बढ़ता है। जैसे जली हुई रस्सी, अगर रस्सी में जूना लगा हुआ है तो जूना को जलाओगे तो नहीं जलेगा ज्यादा, और उसको छोड़ दो। लकड़ी है, लकड़ी को क्यों छोटे छोटे पीस में काटते हैं? क्योंकि जो इंटरनल प्रेशर है उसको कम करना चाहते हैं। टिपिकल बिहारी वाला स्टाइल, तर्क देना है मतलब। जलवायु से कहां से संपर्क हो जाएगा? हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के धरातल से नीचे की, और उसमें से मैग्मा निकल रहा है, तो हवा प्रवेश करेगी क्या उसमें? तो नहीं करेगी। जलवायु से संपर्क की तो तब हम बात करेंगे जब ये ऊपर आ जाता है। हम बात कर रहे हैं कि देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है कि समझ तो बहुत आसानी से आ जाती है, लेकिन उसके तह में इसलिए इन सब में जाना है कि ट्विस्ट करता है प्रश्न को, स्टेटमेंट को। हम सिंपल सा बोल रहे हैं कि इसमें घनत्व में अंतराल होगा। लगभग सभी लोगों ने कहा कि हाँ, घनत्व अधिक होगा लावा का किसमें?
दरारी उद्गार में, केंद्रीय उद्गार में कम होगा। लगभग सभी ने कहा हाँ, कुछ बच्चे बोलते ही नहीं है तो अलग सी बात है, लेकिन ये मैंने एज्यूम किया कि सबको ये समझ में आ रहा है। अब उससे उस पर कोई चर्चा नहीं है मेरी। उससे आगे की बात है कि घनत्व में अंतराल क्यों आएगा। अब सोचना कैसे, मान लो कि यही प्रश्न अगर क्लास में पूछ देता और हम लोग डिस्कस नहीं किए होते, सपोज करो कि हम लोग डिस्कस नहीं किए हुए, तुम नहीं पढ़े हो, एग्जामिनेशन हॉल में ये स्टेटमेंट आ गया कि कारण क्या है, तो कैसे सोचोगे इस तरह के प्रश्न को? सबसे पहले शब्द क्या है? सघनता। सघनता का अर्थ क्या है? कि कणों के बीच की दूरी कम होती है, राइट। यानी कि जो अगर हम चट्टान की बात करें तो अगर हम सोचें, इस पे सोचने लगे तो आप कैसे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि जब कणों के बीच की दूरी कम होगी तो सघन ज्यादा होगा, यानी कि उसमें जा रहा है उसकी गति क्या होगी? जो सघन होगा उसमें लावा के उठने की गति, और जो विरल होगा यानी कि केंद्रीय उद्गार में लावा की गति, वही उसको विस्फोटक बना रहा है। तो जब गति तीव्र होगी तो पृथक्करण की दर, समझ रहे हैं हम लोग? यानी कि हल्का पदार्थ जो है जल्दी 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 निकलेगा और अपेक्षाकृत भारी पदार्थ थोड़ा, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, राइट। उसमें क्या होगा? पृथक्करण कम होगा और इसमें सेपरेशन का जो दर होगी वो ज्यादा होगी, तो हल्का पदार्थ क्विक चला जाएगा। और यही कारण है गति में अंतर के कारण सघनता में परिवर्तन आएगा। नहीं समझे? जैसे वो गिरा था ना अभी कुछ, मान लो कि भूकंप आया होता, हम लोग भागना पड़ता, एक ही गेट है, उस वक्त ये भूल जाते कि कौन टीचर, कौन लड़की, कौन लड़का, कौन स्टूडेंट, सब भूल जाते, सब अपना अपने चक्कर में। तो वहां पे गेट पे भीड़ किसकी लगती है? अगर एक गेट है, एक केस में है कि एक ही गेट से निकलना है, तो गति क्या हो जाती? ज्यादा हो जाती। हम लोग बहुत पास हैं, सोचो कि ये 200 मीटर होता तो जो तेज दौड़ने वाला होता, हल्का दौड़ने वाला तो फटफट फटफट निकल करके थोड़ा आगे बढ़ जाता, और जो भारी होते या जो मतलब स्पोर्ट्स सही है जैसे हम लोग टाइप के आदमी थोड़ा पीछे रह जाते। तो पृथक्करण की संभावना। अब मान लो कि ये पूरा गेट खुला हुआ है, ये पूरा का पूरा दीवार हटा हुआ, तब भागना है, सबको रेस्पेक्ट भी करेंगे, अच्छा कोई बात नहीं निकल जाओ तुम, राइट। अगर स्पेस ज्यादा है तो जमा क्या होगा? लगभग हो सकता है कि चूंकि कोई रुकावट नहीं है तो हो सकता है लगभग सभी लोग बराबर स्पीड से चलें, तो वहां पे पृथक्करण की संभावना क्या होगी? कम होगी। तो जब गति कम होगी तो सेपरेशन का डेंसिटी के बेस पे, सघनता के बेस पे सेपरेशन जो होगा वो उसकी दर कम होगी। तो अगर केंद्रीय उद्गार में लावा की सघनता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। केंद्रीय उद्गार में सघनता, डेंसिटी कम हो जाएगी, और उस डेंसिटी कम का कारण क्या है? गति ज्यादा है। गति क्यों ज्यादा है? कि दाब ज्यादा है, और दाब ज्यादा और गति ज्यादा के कारण वो अधिक विस्फोटक है। इसको लिख लीजिए अपने शब्दों में जैसे लिखना है आप लोग। मतलब सिंपली लिख लीजिए कि सघनता में तो दरारी उद्गार में सघनता ज्यादा होती है लावा की, केंद्रीय उद्गार में सघनता कम होती है। इसका कारण यह है कि केंद्रीय उद्गार में गति ज्यादा होती है मैग्मा की, और दरारी उद्गार में गति कम होती है मैग्मा की। केंद्रीय उद्गार में, अभी लोग सब नीचे ही मुंह किए हुआ, लिख लिए। केंद्रीय उद्गार में यदि हम बात करें तो धरातल पे आने के बाद मैग्मा वायुमंडल में बहुत लंबी दूरी तय करेगा, क्योंकि विस्फोटक है तो बहुत लंबी दूरी तय करेगा। और जब ये लंबी दूरी 2, 4, 5, 6, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक जा सकता है, तो ये जो जितना विस्फोटक होगा उतना दूर जाएगा।
ये जो ऊपर गया तो इस मतलब एकदम जैसे पानी में पाइप से जैसे नैरो करते जाओ तो क्या होता है, उसका फुहारा दूर तक जाता है। फिर जो ये वापस आएगा, मान लो कि ये धरातल है और यहाँ पे वॉल्केनो है, या क्लास के केंद्र में ही हम मान लेते हैं वॉल्केनो है, मुख है उसका, केंद्रीय उद्गार है। तो जो मैग्मा आएगा उसी पाइप के हिसाब से थोड़ा फैलते हुए क्या हो जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। और फिर जब वो नीचे आके सेटल होगा तो उसकी आकृति कैसी बनेगी, पर्वतीय बनेगी। नहीं, जैसे अगर इसको हम जाने दें ऊपर यहां पे, अब फिर इसको वापस आने दें, तो ये धरातल हो गया आपका रफली। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इस तरह से जमा होगा इसका, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल जो होगा यानी कि आधार कम चौड़ा होगा और ये ज्यादा होगा। जबकि इस केस में क्या होगा, आधार और चौड़ाई, इसको हम स्थलाकृति के संदर्भ में हम इसको पर्वत बोलते हैं, इसको हम पठार बोलते हैं। अर्थात ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण सदैव केंद्रीय उद्गार से होगा, जबकि लावा पठार का सदैव दरारी उद्गार से होगा। एक बार पूछ दिया था डेक्कन लावा प्लेटू का निर्माण किस उद्गार से हुआ। डेक्कन लावा तो छोड़िए, दुनिया के किसी भी पठार का अगर वो ज्वालामुखी पठार है तो उसका निर्माण दरारी उद्गार से ही होगा, और अगर ज्वालामुखी पर्वत है तो उसका निर्माण केंद्रीय उद्गार से होगा। ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण दरारी उद्गार से होगा या केंद्रीय उद्गार से होगा, सोच के बताना, लिखना मत अभी। दरारी उद्गार से होगा। हम ज्वालामुखी द्वीप का मतलब है समंदर की बात कर रहे हैं। समंदर में पानी कम से कम 3-4 किलोमीटर ऊंचा होगा। तो अगर धरातल पे मतलब समुद्र तल की बात करें, नितल की बात करें, तो वहां से उसको वो ऊंचाई प्राप्त करनी पड़ेगी कि पानी से पार होकर के ऊपर उठ करके तब जाके द्वीप बनाए। तो पठार में तो वो संबंध ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ज्वालामुखी द्वीप सदैव केंद्रीय उद्गार से बनेगा, यानी कि ज्वालामुखी द्वीप जो है माउंटेन्स है वो बेसिकली। हाँ, समुद्र तभी तो द्वीप बने, नीचे थोड़ी द्वीप बोलते हैं। हाँ, हवाईयन द्वीप हॉट स्पॉट है, लेकिन हॉट स्पॉट भी लगभग केंद्रीय उद्गार ही होता है। हॉट स्पॉट भी केंद्रीय उद्गार ही होता है। सारे जितने अगर ज्वालामुखी द्वीप की बात करेंगे, या तो वो हॉट स्पॉट होगा या केंद्रीय उद्गार से निर्मित होगा। दरारी उद्गार, कटक जो होता है, कटक वही दरार के दोनों पार जो वो उठा हुआ पार्ट है ना, उसी को कटक बोलते हैं। कटक का मतलब रिज होता है। रिज का मतलब लोकल पहाड़ियां, जो छोटी और स्थानिक कारणों से जिन पहाड़ों का निर्माण होता है उसको हम कटक कहते हैं। नहीं, वो हॉट स्पॉट अलग हो गया ना फिर। तो हॉट स्पॉट को ज्वालामुखी द्वीप नहीं बोलते हैं, राइट। और हॉट स्पॉट कभी जनरली जैसे होता है ना कि हॉट स्पॉट जब भी आएगी बात, तो हॉट स्पॉट का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो हॉट स्पॉट ही कहलाएगा, उसको हम ज्वालामुखी पर्वत नहीं बोलते हैं। क्योंकि एक्युमुलेशन होता है उसका मिलियंस ऑफ ईयर्स पे, तब जाकर के डिपॉजिट करके केंद्रीय उद्गार जो होगा वो एक साथ बना देगा, अचानक बना देगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम में बना देगा वो। क्लियर है यहां तक हम लोग? एक चीज और बताती है कि जब हम मैग्मा का संगठन की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि सॉलिड जो पार्ट होता है उसका, ठोस पदार्थ जो होता है, उसकी प्रतिशत मात्रा बदलती रहती है, 2 से 5% के बीच बदलती रहती है। केंद्रीय उद्गार में ज्यादा होगा या दरारी उद्गार में ज्यादा होगा?
दरारी उद्गार में किसी ने केंद्रीय भी बोला था, शांत क्यों हो गया? आवाज तो आई थी मुझे केंद्रीय की भी। केंद्रीय में सघनता ज्यादा है। किसकी? नहीं, केंद्रीय में सघनता तो कम है। जो लावा की सघनता की हम बात कर रहे थे, तो केंद्रीय उद्गार में लावा क्या है? कम सघन है। दरारी उद्गार में लावा अधिक सघन है। अब किसमें फेल्सिक है, किसमें मैफिक है? तो अगर ये बात स्टेटमेंट दिया जाए कि केंद्रीय उद्गार में फेल्सिक लावा होता है, अम्लीय लावा होता है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, चूंकि हम बोल रहे हैं कि सघनता उसकी कम है दरारी उद्गार में। अब इसका मतलब है केंद्रीय उद्गार में लावा की डेंसिटी क्या है? कम है। इसका मतलब है सिलिका की प्रतिशत मात्रा, श्यानता भी ज्यादा है। मतलब उसमें जो भी जितनी भी अम्लीयता, आप बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से केंद्रीय उद्गार के से निकले हुए मैग्मा की या लावा में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो हम सिर्फ इतना जानना है कि केंद्रीय उद्गार में लावा दरारी उद्गार की अपेक्षा हल्का होता है, यानी कि डेंसिटी उसकी कम होती है। तो जैसे सिलिका पता चल जाए या डेंसिटी पता चल जाए, बाकी सबको खोद दीजिए, आप कोरिलेट कर दीजिए, जो हमने उससे पहले कॉन्सेप्ट लिया है। अब आता है इसमें ठोस पदार्थ की मात्रा। अब हाँ, लावा की डेंसिटी और पर्वत के निर्माण से संबंध क्या है, पहले ये बताइए। सॉलिड नहीं, वो एक दूसरे पे जमा होगा, फिर धीरे धीरे ठंडा होगा, ठंडा होकर के वो पर्वत का निर्माण करेगा। वो हजारों साल ठंडा होने में लग जाएगा उसको। कम कम अगर कुछ लग रहा है तो आओ बताओ, कहाँ पे कंफ्यूजन है ये बताओ। केंद्रीय उद्गार के अंदर मैग्मा का घनत्व दरारी उद्गार से कम होगा। हाँ, फेल्सिक होगा, कम होगा। ओके फाइन। पर्वत का घनत्व कैसा होता है? ज्यादा होता है या कम होता है? हाँ, यहीं पे गलती कर रहे हो तुम। पर्वत का घनत्व कम होता है। दुनिया के जितने भी पर्वत होते हैं उसका घनत्व काफी कम होता है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम पर्वत बोलेंगे तो पर्वत का मतलब हम मैदान से कंपेयर करेंगे कि लावा से कंपेयर करेंगे या पठार से करेंगे? हाँ, तो पठार, मैदान और पर्वत में सबसे कम सघनता जो होती है पर्वतों की होती है। हाँ, अभी सब हो जाएगा खत्म। अभी जब हम प्लेट विवर्तन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा वो। लेकिन ये इतना अभी फिलहाल ये जान लो कि पर्वतों की सघनता काफी कम होती है। प्रति सघनता का मतलब होता है प्रति इकाई जो उसमें दाब होता है। और पर्वत पे जो चट्टान बनते हैं वो बहुत हल्के चट्टानों से निर्मित होते हैं। सबसे कम सघनता पर्वतीय क्षेत्र की होती है। ठीक है, तो ठोस पदार्थों की मात्रा किस में ज्यादा होगी? दरारी में। क्यों होगी? सघनता। ओके, अब हम बात क्या कर रहे हैं? मैग्मा की बात कर रहे हैं कि मैग्मा में लिक्विड, सॉलिड और गैस पाया जाता है। गैस को हटा दीजिए, अब हम सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर कर रहे हैं। लिक्विड कितना है? 95%। सॉलिड कितना है? 2 से 5%। राइट। अब हम ये बात पूछ रहे हैं कि इसमें सॉलिड पदार्थ की प्रतिशत मात्रा किसमें ज्यादा होगी, तो उसका सघनता से क्या लेना देना है? नहीं, अब तो एक ही जवाब बचता है स्मार्टली, फिर कोई नहीं है। फिर लावा से तुम सॉलिड पार्ट को जोड़ रहे हो। जब हम सिलिका की बात कर रहे हैं
सिलिका की प्रतिशत मात्रा की बात कर रहे हैं, या पहले जब हम गति के कारण सघनता में परिवर्तन की बात कर रहे तो वो लावा की बात कर रहे थे। अब हम मैग्मा की बात कर रहे हैं। ज्यादा हो गया? चलो छोड़ो उसको, गोली मारो उसको, आराम से समझते। यहाँ पे दरारी केंद्रीय उद्गार है और यहाँ पे दरारी उद्गार है। एक एक बराबर वेट का पत्थर लेते हैं, दोनों में डाल देते हैं। किसमें पत्थर नीचे चला जाएगा और किसमें पत्थर ऊपर ही आएगा? दरारी उद्गार में पत्थर, दरारी उद्गार में केंद्रीय में नीचे जाएगा, और दरारी में किस खुशी में? पत्थर नीचे नहीं जाएगा। मान लो कि अगर एक में जाता है एक में नहीं जाता है, तो किस में जाएगा और किस में नहीं जाएगा? नीचे सिंक करेगा एक में और एक में नहीं सिंक करेगा। बताओ किस में नहीं करेगा, किस में करेगा? दरारी में। बल की बात होती है यहां पे। चूंकि केंद्रीय उद्गार में मैग्मा की गति के कारण उसका फोर्स इतना ज्यादा है कि वो अगर कुछ डालेंगे तो उसको नीचे नहीं जाने देगा, बल्कि उसको होल्ड करके यूं करके लेके आएगा। चूंकि दरारी उद्गार अपेक्षाकृत क्वाइट है, तो उसमें जब डालेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। यानी कि जब मैग्मा के संचलन के दौरान जितने भी टूट फूट करके चट्टान आएंगे, उसके भाग बनेंगे, उसमें से बहुत पिघल भी जा सकते हैं और बहुत सॉलिड अवस्था में रहेंगे। तो केंद्रीय उद्गार के साथ जितने भी चट्टान बनेंगे सब मैग्मा का भाग बन के ऊपर आएंगे। जबकि दरारी उद्गार के साथ जितने भी चट्टान बनेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो मैग्मा के साथ ऊपर आए, वो नीचे चले जाएं, सेटल हो जाए। तो केंद्रीय उद्गार में उसके बल के कारण ठोस पदार्थों की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी। समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो दिमाग खा सकते हो। आ गया? कुछ दिक्कत है तो आप पूछो, घबराना। केंद्रीय में ठोस ज्यादा है। अभी क्या, अब दोनों बातों में पूछ रहे हैं। केंद्रीय में, हम केंद्रीय उद्गार में ठोस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा ज्यादा है। यानी कि जब हम मैग्मा की बात कर रहे हैं तो लिक्विड 95% एवरेज देखा हमने, 2 से 5% हमने सॉलिड देखा। तो केंद्रीय उद्गार में सपोज करोगे 5% है, तो दरारी उद्गार में 2% होगा सॉलिड पार्ट। क्यों होगा? वही हम बात करें, बल है इसके पास। मान लें कि हम बहुत तेजी से ऐसे ऐसे मुक्का चला रहे हैं, सपोज कि जैसे पूरा एकदम 8-10 लोग मिलकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, राइट। अब कुछ हल्की चीज इस पे गिरेगी तो इसको क्या करेगा? टूटेगी भी, लेके चला जाएगा ना इसको। तो जो भी टुकड़े मिलेंगे रास्ते में, जो भी टुकड़े बनेंगे, सॉलिड पार्ट्स बनेगा, उसको केंद्रीय उद्गार का मैग्मा अपनी गतिज ऊर्जा के कारण जो उसके अंदर बल है, उसकी वजह से ढोने की शक्ति क्या होगी? उसकी अधिक होगी। तो वो ढो करके अपने साथ लेके आएगा, उसको अलग नहीं होने देगा, पृथक नहीं होने देगा। जबकि दरारी उद्गार में पृथक्करण की संभावना क्या है? बहुत ज्यादा है। क्लियर है?